हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स न्यू दिल्ली। एंड आज इस वीडियो में मैं तुम्हें करवाने वाली हूं तुम्हारा इंडियन इको का चैप्टर नंबर 3 विच इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे भारत में 1991 के बाद जो हम लेकर आए थे। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर पूरी टाइमलाइन समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी तक हम ऑलरेडी हमारा चैप्टर 1 कर चुके हैं विच वॉज दिस, फिर हम चैप्टर 2 कर चुके हैं एंड फिर अब हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। देखो, तुम्हें यहाँ पर ये चीज समझनी है कि पहले चैप्टर में हमने पूरी की पूरी चीज पढ़ी थी बिफोर 1947 की, ठीक है। तुम्हें अगर कोई भी चैप्टर देखना है उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा। अकाउंट, इको, बिजनेस, तीनों का कोई भी चैप्टर तुम देख सकते हो, प्लेलिस्ट नीचे है। हर चीज बहुत डिटेल में हमने एक्सप्लेन करी है। अब 1947 से पहले ब्रिटिशर्स थे हमारे पास और ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कई अत्याचार किए। हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को खराब किया, हमारे इंडस्ट्रीज को खराब किया, हमारे फॉरेन सेक्टर को खराब किया। तो वो क्या हमारे साथ खराब करके गए, क्या अत्याचार करके गए, वो हम पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। इनके अत्याचारों से लड़ने के लिए हमने सेकेंड चैप्टर में काफी कुछ ठीक करने की कोशिश करी थी। सेकेंड चैप्टर में हमने पढ़ा है हमारा टाइमलाइन 1950 से 1990 का, कि हमने इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या स्टेप्स उठाए थे। अब देखो, ये चीज समझो, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली हम बहुत ज्यादा गरीब थे उस टाइम पे। हमारा खुद का कोई सिस्टम, कोई प्लान कुछ नहीं था। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए था कि हमारे देश में हम एक सिस्टम, एक प्लान बनाए, एक डेमोक्रेसी लेकर आए, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए और जो भी गरीब लोग हैं बस उनको गरीबी से बाहर निकाले। सबसे पहले ये था, क्योंकि अगर हम सबसे पहले रोड्स, बिल्डिंग्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब सोचने लग जाते तो गरीब लोग गरीबी से मर जाते। तो हमें था कि सबसे पहले गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना है, जो कि हमने सेकेंड चैप्टर में किया 1950 से 1990 के टाइमलाइन के अराउंड। फिर 1990 के अराउंड भैया जी हमारे देश में फिर से कुछ हुआ, जो कि एक इतना बड़ा इवेंट बन गया कि उसके लिए हमें एक सेपरेट चैप्टर लाना पड़ा। हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे 1991 के बाद, जो इतनी बड़ी चीज बन गई हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए दैट वी हैव टू ब्रिंग अ सेपरेट चैप्टर ऑन दिस। हम उसको सेम टाइमलाइन में कंसीडर नहीं कर सकते थे। अब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये सब कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो करें वीडियो को स्टार्ट, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि लगातार सारी वीडियोस आ रही है। वन शॉट भी मिलने वाली है, डिटेल लेक्चर भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, टेलीग्राम का लिंक है, वहां से नोट्स भी मिलेंगे। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, हर रोज डेली एमसीक्यूज भी वहां पे तुम्हें मिलने वाले हैं। तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है जी। चलो, अब सबसे पहली चीज शुरू करते हैं कि जब से इंडिया को बेटा इंडिपेंडेंस मिली थी, इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम चूज किया था, जिसमें कि प्राइवेट सेक्टर प्लस पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते थे। प्राइवेट सेक्टर किस लिए काम करता था? प्रॉफिट के लिए। पब्लिक सेक्टर किसके लिए काम करता था? गरीबों के वेलफेयर के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी देखो हुआ क्या। सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब था? कैपिटलिस्ट भी था, ठीक है, कि प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर को भी चांस मिल रहा था। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी भी थी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी काफी सारी चीजें कर रही थी ताकि वो गरीबों की मदद कर सके। ये हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी। पर असलियत में क्या था? कहने को तो मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारी राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। एक्चुअल में क्या था? रियलिटी क्या थी? रियलिटी ये थी कि जो पब्लिक सेक्टर थी वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करती थी। तुमने पढ़ा था ना इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन चैप्टर 2 में, जो कहती थी कि सिर्फ सरकार ही बिजनेस कर सकती है। तुमने पढ़ा था ना लाइसेंसिंग चैप्टर 2 में। तुमने पढ़ा था ना कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे। तो टेक्निकली कहने को तो ऑन पेपर हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, पर सरकार ने प्राइवेट लोगों से उनके सारे हक छीन रखे थे, उनको बिजनेस नहीं करने दे रहे थे। हमारे बैंक्स, उनको नेशनलाइज कर दिया गया था और बैंक को क्या किया गया था? बोला गया था कि प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में जा ही नहीं सकता, सरकार ही सारे बैंक चलाने वाली है, ठीक है। तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर था वो काफी ज्यादा डोमिनेट हो रहा था। सॉरी, हमारे जितनी भी इंडस्ट्रीज और सब कुछ थी उनमें पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा था। बट जो प्राइवेट सेक्टर था बेचारा वो इग्नोर हो रहा था। उसमें इन्वेस्टमेंट की कमी थी, हम इंपोर्ट्स नहीं कर सकते थे, एक्सपोर्ट्स नहीं कर सकते थे, हमें लाइसेंस के बिना कोई इंडस्ट्री खोली नहीं जा सकती थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन की वजह से हम इंडस्ट्रीज खोल नहीं सकते थे। तो टेक्निकली प्राइवेट सेक्टर बेचारे का कोई रोल हो ही नहीं रहा था प्ले। करप्शन काफी ज्यादा थी और प्राइवेट सेक्टर को कोई घुसने नहीं दे रहा
था, सरकार ही सारे काम कर रही थी। अब अगर सरकार करेगी सारे काम तो क्या होगा? करप्शन होगा, रेड टेपिज्म होगा कि तुम्हें इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कुछ भी करने के लिए, ठीक है? सरकार अच्छा काम नहीं करेगी, क्यों? प्रॉफिट का तो उसको लेना देना नहीं है। तो हम पता ही है सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी किसी भी चीज का क्या हाल होता है, तो बहुत बुरी हालत में रहता था। सरकारी एम्प्लॉयज जो हैं उनको इंसेंटिव ही नहीं होता कोई कि वो मेहनत करे, उनको एसी में जाके बैठ के मजे करने होते थे। तो हमारी जो इंडस्ट्रीज थी, हमारी जो पूरी इकोनॉमी थी, उसका बुरा हाल था। आज भी तुम्हें पता होगा कि कोई भी अगर तुम सरकारी फैसिलिटी में जाते हो, तुम्हें फ्री में मिल जाएगा, सस्ते में मिल जाएगा, पर अच्छा क्वालिटी का काम, अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं मिलेंगी। वहीं अगर तुम प्राइवेट सेक्टर में जाते हो, तुम्हें महंगा मिलेगा पर बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन उस टाइम पे प्राइवेट सेक्टर नहीं था, तो सरकारी सेक्टर था, फ्री में तो देता था पर कोई अच्छी क्वालिटी कुछ नहीं था, लॉसेस में चल रही थी मेरी पब्लिक सेक्टर कंपनीज, ठीक है? तो पब्लिक सेक्टर ने डोमिनेट किया पूरे 4 दशकों तक। 4 दशक कौन से थे? 4 डिकेड्स कौन से थे? 50 से लेकर 90 तक के 4 डिकेड्स में पब्लिक सेक्टर ने डोमिनेट किया। इसकी वजह से क्या हुआ? हमारी जो इकोनॉमी थी, उसकी जो प्रोग्रेस थी, वो बहुत ज्यादा हैम्पर हो रही थी। क्यों प्रोग्रेस हैम्पर हो रही थी? क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो है वो प्राइवेट सेक्टर को काम करने ही नहीं दे रहा था, और पब्लिक सेक्टर अच्छे से काम कर नहीं रहा था। तो भैया करे क्या? तो हमारी जो ग्रोथ थी वो हैम्पर हो रही थी, ठीक है जी। तो 1991 में हमारा जो भारत था उसमें बहुत ज्यादा बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया। क्या इकोनॉमिक क्राइसिस आया? कि हमारे जो पब्लिक सेक्टर था सिर्फ वो ही काम कर रहा था, वही बिजनेस कर रहा था, उसमें एफिशिएंसी की बहुत कमी थी, उसमें बिल्कुल भी प्रॉफिट मोटिव नहीं था। इस वजह से हमारा जो देश था ना वो बहुत ज्यादा लॉसेस में चल रहा था। ये सारी कंपनीज लॉसेस में चल रही थी, हमारा जो देश था वो डेट में चल रहा था, हमारा देश लोन ले लेके गुजारा कर रहा था, खुद से वो नहीं कुछ कर पा रहा था। कैसे करता जब प्राइवेट सेक्टर को तुम करने ही नहीं दे रहे? हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो खत्म होता जा रहा था। देखो क्या हुआ, क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लेकर आए, जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लेकर आए वो क्यों लेकर आए? मैंने तुम्हें क्या बोला था कि हम पढ़ेंगे क्या किया हमने, क्यों किया और कैसे किया। तो सबसे पहले देखते हैं क्यों किया। ऐसा हमें क्या जरूरत पड़ गई कि 1991 के बाद हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए, और कुछ ऐसा लेकर आए जो एक बहुत बड़ी चीज बन गया, जिसको एक सेपरेट चैप्टर में पढ़ाया जा रहा है। करा क्यों था? पहले रीजन समझो, फिर समझेंगे क्या किया। तो हमारे पास एक्रोनियम क्या है? साइड, SIDE, साइड। हमने साइड कर दिया अपने पास्ट को और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ हम गए थे, ठीक है? साइड किसको किया? ये एक्रोनियम है, पढ़ते हैं क्या रीजन थे। पहला रीजन देखो मेरे पास एस से क्या है, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो होता क्या है ना, जब भी तुम इंपोर्ट करते हो तो तुम्हें डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है, तुम्हारे पास डॉलर माइनस होता है, ठीक है? लेकिन जब भी तुम एक्सपोर्ट करते हो तो तुम्हारे को डॉलर मिलता है, बाहर वाले लोग तुम्हें डॉलर देते हैं। तो कोई भी देश क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है, डॉलर लेता है, उस डॉलर को फिर इंपोर्ट के लिए यूज करता है। अच्छा, कोई भी देश बिना इंपोर्ट करे तो रह नहीं सकता, क्योंकि कोई भी देश सेल्फ सफिशिएंट तो नहीं होता, किसी के पास कोई रिसोर्स है, किसी के पास कोई है। हर देश को इंपोर्ट्स तो करवाने पड़ेंगे, कुछ बेसिक चीजें इंपोर्ट करवानी पड़ेंगी। इंपोर्ट करने के लिए डॉलर की जरूरत है, डॉलर कहाँ से आएगा? जब एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है ना? अच्छा, नॉट जस्ट फॉर दिस बट अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अगर तुम्हें अपना डेट का रीपेमेंट करना है, ठीक है, डेट का इंटरेस्ट पे करना है, तो भी तुम्हें डॉलर चाहिए। तुम्हें इंटरनेशनली कोई भी ट्रांजेक्शन करनी है, तुम्हें डॉलर चाहिए। अगर तुम्हारे पास डॉलर नहीं होगा तो क्या होगा? तुम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारी इकोनॉमी, तुम्हारी करेंसी की वैल्यू गिरती चली जाएगी। तुम्हारी इकोनॉमी में कोई भी टूरिस्ट लोग शायद नहीं आ पाएंगे अगर तुम्हारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं होगा, ठीक है? तो वी नीड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब हमारे देश का जो RBI है उसके पास एक गुल्लक होती है, जिस गुल्लक में डॉलर पड़े होते हैं, और ये डॉलर पड़े रहने जरूरी होते हैं, जो हमारे पास उस वक्त नहीं थे, जो हमारे पास उस वक्त नहीं थे, ठीक है? तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भैया अपने लोएस्ट पे चला गया था। इंपोर्ट्स ग्रीव एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। इंपोर्ट बढ़ते गए, एक्सपोर्ट बढ़े नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ? हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो अपने लोएस्ट पे चला गया था। देयर वर नॉट सफिशिएंट रिजर्व्स फॉर इवन अ फोर्टनाइट ऑफ फाइनेंस इंपोर्ट्स। फोर्टनाइट मतलब कि 2 हफ्ते के इंपोर्ट्स, जितना ही पैसा हमारे पास बचा था उससे ज्यादा पैसा हमारे पास बचा ही नहीं था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, ठीक है? 2 हफ्ते अगर और हम इंपोर्ट करवा लेते, हम बैंकक्रप्ट हो जाते, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचता ही नहीं इंपोर्ट्स करवाने के लिए, ठीक है? तो इसलिए हमें
इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़े। दूसरी चीज क्या थी? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि सिर्फ सरकारी लोग ही काम कर रहे थे, प्राइवेट सेक्टर को काम नहीं करने दिया जा रहा था, ठीक है। द कांस्टेंट स्पेंडिंग ऑन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट डिड नॉट जनरेट एडिशनल रेवेन्यू। देखो, सरकार फ्रीबीज पे काम कर रही थी, सरकार सब कुछ लोगों को फ्री में दे रही थी। सरकार का पैसा कहां से आएगा? टैक्स। टैक्स कौन देगा? अमीर। पर हमारा देश क्या था? गरीब। टैक्स ज्यादा आ नहीं रहा था, तो सरकार फ्री में दे तो जा रही है, खुद के पास सरकार के टैक्स की इनकम हो नहीं रही है, तो सरकार भी हमारी डेट में चली गई, ठीक है। गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम इंटरनल सोर्सेस, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट, जैसे मैंने बोला कि टैक्स देने के लिए अमीर चाहिए, पर लोग तो गरीब थे, टैक्स बन नहीं पा रहा था। सरकारी कंपनीज लॉस में चल रही थी, वो पैसा नहीं बना पा रही थी, पर सरकार सब्सिडी दिए जा रही थी, सरकार फ्रीबीज दिए जा रही थी लोगों को, गरीबों को, तो सरकार भी डेट में आ गई थी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो डेट का बर्डन बहुत ज्यादा हो चुका था। टू मीट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम अदर कंट्री एंड इंटरनेशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ता था, ठीक है, दूसरे देशों से, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रही थी, गवर्नमेंट को टैक्स का पैसा तो आ नहीं रहा, तो गवर्नमेंट अपने खर्चे के लिए कहीं ना कहीं से तो बोरो करेगी। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज नॉट सफिशिएंट टू पे द इंटरेस्ट टू इंटरनेशनल लेंडर्स। अब तुम लोन लेते भी हो, अगर तुम लोन लेते भी हो तो लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इंटरेस्ट तुम्हें डॉलर में देना पड़ेगा, डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तुम्हारे पास है नहीं, तो अब तुम लोन लेने के लायक भी नहीं हो, समझ रहे हो। तो अब तो भैया तुम बैंकरप्ट होने की कगार पे हो, तुम्हारा ऐसा हाल आ सकता है, ठीक है ना। इफेक्ट क्या हो रहा था? कोई भी इंटरनेशनल कंट्री या कोई भी इंटरनेशनल कंपनी, कोई भी फंडर हमें लोन देने तक को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है इनका तो एक्सचेंज रिजर्व भी खत्म हो रहा है, ये तो इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाएंगे, लोन तो कहां से रीपे करेंगे, तो हमें लोन भी नहीं मिल रहा था। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर, भारत में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी, प्राइसेस ऑफ मेनी इसेंशियल गुड्स रोज शार्पली। इसेंशियल गुड्स यानी कि हमारे बेसिक रोटी कपड़ा मकान, इनके भी प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, यानी कि अब गरीब के ऊपर मार पड़ने वाली थी, ठीक है। क्यों ऐसा हो रहा था? इंक्रीज इन मनी सप्लाई की वजह से, शॉर्टेज ऑफ इसेंशियल गुड्स की वजह से। देखो, बहुत सारी चीजें हमें बाहर से इंपोर्ट करवानी थी, इंपोर्ट हम करवा नहीं पा रहे थे, तो शॉर्टेज होती जा रही थी, ठीक है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, हमारे देश की जो सरकार थी वो मनी प्रिंट कर रही थी, जैसे ही तुम मनी प्रिंट करोगे इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ठीक है। मनी अगर तुम प्रिंट नहीं करोगे तो तुम्हें पैसा कहां से मिलेगा, ठीक है ना। सरकार को अपने खर्चे के लिए पैसा चाहिए, मनी प्रिंट कर रही है, मनी प्रिंट करोगे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। हमने पढ़ा है ना कि मनी सप्लाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन बढ़ती है जी, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ती जा रही थी, तो हो क्या रहा था? डेट बढ़ता जा रहा था, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म होता जा रहा था, सरकार बहुत इनएफिशिएंट थी, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही थी, ये सब कुछ ऑल टाइम हाई पे था, डेट बहुत ज्यादा था, ठीक है, डेट मिल भी नहीं रहा था और ज्यादा, इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो रही थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल टाइम लो पे था। तो हमें क्या करना पड़ा? हमें इन सभी इकोनॉमिक क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ा? हमें लाने पड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हमें लाने पड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लेकर आए थे हम? क्या हमें खुद को अकल आ गई थी कि अरे हमारे तो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं देश में, चलो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आते हैं? कैसा हुआ था? जी नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। चाइना को अकल आ गई थी कि मेरे देश में प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, तो चाइना हमसे 10 साल पहले ही 1978 के अराउंड, 1980s के अराउंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ले आया था। हमें अकल नहीं आई थी जब तक हमारे साथ ये सब कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद हम कहाँ गए? उसके बाद देखो हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई। इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हुई, हाई एक्सपेंडिचर था सरकार का, ठीक है, हाई डेट थी सरकार का, हाल देखो क्या हो रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो रहा था। जब हमारे साथ ये सब कुछ हुआ तो हमारे देश की सरकार बेचारी डर गई, ठीक है, सरकारी सेक्टर बहुत खराब था, हमारे देश की सरकार बेचारी डर गई। हमारे देश की सरकार डर के कहाँ गई? हमारे देश की सरकार डर के गई वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास, और इनको बोला कि भैया हमें प्लीज हेल्प करो और हमें थोड़ा सा और लोन दे दो, ठीक है। तो हमारे देश की इतनी बुरी हालत हुई, इसलिए हमारे देश की जो सरकार थी वो बेचारी डर के कहाँ गई? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पास गई, और वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ को बोला, आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो लोन देता है। हमने इनको जाकर बोला कि भैया प्लीज मुझे मदद करो, मुझे और ज्यादा लोन दे दो। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है,
मैं लोन दे दूंगा, पर मेरी कुछ कंडीशंस होंगी, उन्हीं कंडीशंस पे लोन दे दूंगा। अगर कंडीशन मंजूर है तो बताओ लोन ले जाओ, वरना लोन मत लेके जाओ, चले जाओ अपने देश को संभाल लो। तो हमारी सरकार के पास ऑप्शन ही नहीं था कोई भाई, हमारी सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने एज इट इज बोल दिया कि ठीक है मुझे सारी कंडीशंस मंजूर है पर आप मुझे लोन दे दो। क्या कंडीशंस उन्होंने रखी? उन्होंने 3 कंडीशंस रखी विच आर इन शॉर्ट कॉल्ड एज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उन्होंने 3 कंडीशंस रखी जिनको शॉर्ट में एलपीजी बोला जाता है। पहली चीज क्या बोली? गवर्नमेंट का रोल डिक्रीज करो, प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज करो, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी जो है वो इफेक्टिवली काम नहीं करती है। ठीक है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव करो, ग्लोबलाइजेशन करो, इंपोर्ट करने दो, एक्सपोर्ट करने दो, सारी की सारी टैक्सेस ड्यूटीज खत्म करो। रिमूव द रिस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन करो, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर जो लाइसेंसिंग तुमने लगा रखी है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन तुमने ला रखा है, इस सबको खत्म करो। ठीक है, तो हमारे देश के लोगों ने एक सेकंड में बोल दिया कि हाँ यार कोई बात नहीं, मुझे लोन दे दो, मैं कंडीशन एक्सेप्ट कर लूंगा। तो हमने बोला कि हाँ हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, और बदले में हमने क्या किया? हमने बोला कि हाँ हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। तो बदले में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने क्या किया? उन्होंने बोला ले भाई $7 बिलियन ले जा मेरे से लोन में, $7 बिलियन ले जाओ लोन में। तो हमने उनकी 3 कंडीशंस एक्सेप्ट करी, बदले में हमें क्या मिला? $7 बिलियन का लोन मिला वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ से। ठीक है जी, चलो तो अब बात करते हैं कि क्या क्या वो पॉलिसीज हैं जो हमने ली थी ताकि हम अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आ सके, ताकि हमने जो जो प्रोमिसेस करे हैं वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को, हम उन प्रोमिसेस को पूरा कर सके। तो हम 2 तरीके की पॉलिसीज लेकर आए थे। पहली तो थे मेरे स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो कि मेरे शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, दूसरा थे मेरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो कि मेरे लॉन्ग टर्म वाले मेजर्स रहने वाले थे। ठीक है, स्टेबलाइजेशन मेजर्स के अंडर हम ना अपने शॉर्ट टर्म में इमीडिएट बेसिस पर कुछ एक ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक थी हमारे लिए, उनको सॉल्व करना चाहते थे। पर दूसरे में हम लॉन्ग टर्म में अपनी इकोनॉमी को स्टेबल बनाना चाहते थे, इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहते थे। तो स्टेबलाइजेशन में हमें क्या करना था? करेक्ट द वीकनेस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो अभी के लिए क्या हो रहा था कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो लेस देन 2 वीक्स का रह गया था, वो लेस देन 2 वीक्स का रह गया था। तो हमें इमीडिएट बेसिस पे इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने की कोशिश करनी थी। जो इन्फ्लेशन थी वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, विच इज वाई जो हमारे गरीब थे बेचारे वो बहुत ज्यादा और गरीबी की तरफ चले जाते। तो इमीडिएट बेसिस पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना था। तो बेसिकली स्टेबलाइजेशन मेजर्स में हमने इन दोनों पे फोकस किया। लॉन्ग टर्म में हमें क्या करना था कि पूरी इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़े, यानी कि अब हमें सरकारी सेक्टर से उनसे काम छीन के, इंडस्ट्रीज को छीन के प्राइवेट सेक्टर के पास लेके जाना था ताकि ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़े हमारी इकोनॉमी की। इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल competitiveness by removing the rigidity in various sectors। इंटरनेशनल competitiveness को भी इंक्रीज करना था, यानी कि हमें इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स पे लगी हुई सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटाना था, ये भी हमें करना था। तो टेक्निकली हमें ग्लोबलाइजेशन करनी थी, प्राइवेटाइजेशन करनी थी, लिबरलाइजेशन करनी थी। ठीक है, यहाँ पे हमें अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाना था, हमें अपनी इन्फ्लेशन को कम करना था। ठीक है, तो हम 3 तरीके की इकोनॉमिक पॉलिसीज लेकर आए, विच वाज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। पर बेटा जी प्लीज ध्यान रखना ये तो 3 इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, एलपीजी। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये भी तुम्हें याद रखना है कि 2 तरीके की पॉलिसीज हमारी थी, स्टेबलाइजेशन मेजर्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, हम स्टेबलाइजेशन मेजर्स लेकर आए थे और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेकर आए थे। और मेजरली जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है इसके अंदर हमारा लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज आता है। ठीक है, चलो लिबरलाइजेशन का क्या मतलब होता है? लिबरल का मतलब ही होता है फ्री करना, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चीजें देना, और ग्लोबल का मतलब होता है कि हमें पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपनी इकोनॉमी को ओपन अप करना। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन में हम फ्री कर रहे थे, किसको फ्री कर रहे थे? मींस रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। हमने प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज को बोला था कि शेड्यूल ए में जो इंडस्ट्रीज है उसमें तुम घुस नहीं सकते, शेड्यूल बी में जो इंडस्ट्रीज थी उसमें पब्लिक सेक्टर के साथ ही
तुम काम कर सकते हो। और शेड्यूल सी में जो इंडस्ट्रीज थी उसके लिए तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो तुम देख रहे हो हमने कितना रिस्ट्रिक्ट कर रखा था। लिबरलाइजेशन कहता है ये सारी चीजें हटा दो, बिल्कुल फ्रीली एंटर करने दो प्राइवेट सेक्टर को किसी भी इंडस्ट्री में, ठीक है, उनको ग्रो करने दो, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाओ, लाइसेंस मत लगाओ, कोई भी रेजोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन के अंदर कोई भी जो शेड्यूल्स थे, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया था, वो सब खत्म कर दो। प्राइवेटाइजेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल of public sector enterprise to the entrepreneurs in the private sector। मतलब कि अगर हमारी कोई भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, यानी कोई भी सरकारी एंटरप्राइज है, ये सरकारी एंटरप्राइज भी अब प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर दो। पहले पता है क्या हुआ था? प्राइवेटाइजेशन अपने सॉरी इससे पहले आजादी के बाद सरकार ने क्या किया था, प्राइवेट सेक्टर की भी इंडस्ट्रीज छीन के अपने पास ले ली थी। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कर दिया था, मतलब बैंक्स को बोला था कि भैया तुम प्राइवेट बैंक हो, आज से तुम्हारी ओनरशिप सरकार ले रही है, आज से सारे बैंक सरकारी होंगे। तो पहले ये हुआ था, ठीक है, 1950 से 1990 के बीच में ये हुआ था। अब 1991 के बाद ये होगा कि सरकार से ओनरशिप छीन ली जाएगी सरकारी कंपनीज की और वो प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी। क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनीज एफिशिएंटली काम नहीं करती, ये एफिशिएंटली काम करेंगे, है ना, वही रीजन जो हमें पता ही है। ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू द रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। कहते हैं कि हर एक बैरियर रिमूव कर दो इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर से। तुमने कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कुछ भी लगाया है, सब हटा दो। ये थी ग्लोबलाइजेशन। तो इन तीनों के बारे में डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन के बारे में। तो लिबरलाइजेशन के अंडर क्या किया हमने? देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को एंटर भी करने दो, उसको ग्रो भी करने दो। तो सारी रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर से, एंट्री की बैरियर, ग्रोथ के बैरियर खत्म कर दो। इससे क्या होगा? अनलॉक होगा इकोनॉमिक पोटेंशियल। हमारी इकोनॉमी में पोटेंशियल है, मतलब हमारी इकोनॉमी में रिसोर्सेज भी हैं, हमारी इकोनॉमी में अच्छी लेबर भी है, हमारी इकोनॉमी में सब कुछ है, पर लोग अच्छे से एफिशिएंटली अगर उसको यूज ही नहीं करेंगे, अगर सरकार एफिशिएंटली यूज ही नहीं करेगी, तो इकोनॉमी तो लॉस में जाएगी ना। तो प्राइवेट सेक्टर को दे दो, और जो पोटेंशियल है, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं ना, भाई तेरे में पोटेंशियल है, तू पढ़ ले, अकल है तेरे में, दिमाग है, तू पढ़ ले, अगर पढ़ेगा अच्छे नंबर आएंगे, पर अगर पढ़ोगे नहीं तो फेल ही होगे ना, कितने अच्छे पोटेंशियल वाले बच्चे हो। तो हमारे पोटेंशियल को यूज करें, अनलॉक करें बाय एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर एंड एमएनसीज। एमएनसीज को एनकरेज करो कि आओ हमारे देश में काम करो, है ना, हमारे देश में इन्वेस्ट करो, हमारे देश में एक्सपैंड करो, ठीक है। बाय एनकरेजिंग प्राइवेट सेक्टर, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस टू इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड। प्राइवेट सेक्टर को बोलो, मल्टीनेशनल कंपनीज को बोलो, मतलब कोका कोला जैसी कंपनीज भी। आज तो आप देखो, कहीं भी आप जाओगे कोका कोला तो मिलेगा ही मिलेगा। उस टाइम पे कोका कोला भी अलाउड नहीं थी हमारे देश में। कैन यू इमेजिन कि तुम अपने आसपास कोका कोला नहीं देख रहे हो? हमें इतनी आदत हो गई है, कुछ भी नहीं मिल रहा, पानी का भी सब्स्टिट्यूट बन गया कोका कोला। उस टाइम पे वो भी नहीं होता था हमारे देश में, मल्टीनेशनल कंपनीज अलाउड ही नहीं थी। तो इन सबको अलाउ किया जाए, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग सेक्टर। हमारे पास इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कैसे कैसे थे? हमारे पास FFIT, फिर से एक्रोनियम है FFIT। ये सारे के सारे हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे जो हम सिर्फ और सिर्फ लिबरलाइजेशन के अंडर लेके आए थे। तो टोटल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या थे? लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज, विद इन लिबरलाइज। हम ये सारे 5 अलग अलग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए थे, जिसके बारे में एक एक करके डिटेल में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? 1990 तक आते आते फॉरेन रिजर्व खत्म होने जा रहा था, हाई डेट था, हाई इन्फ्लेशन थी, बुरी हालत में इकोनॉमी थी। तो हम लोग वर्ल्ड बैंक और IMF के पास लोन लेने गए। उन्होंने $7 बिलियन का हमें लोन दिया। इस शर्त पे लोन दिया कि तुम्हें लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज करना होगा, जो कि हमने किया 1991 में,
ठीक है जी। तो ये हमारा पूरा एक समरी था आज की क्लास का। अब अगली क्लास से हम लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दो, सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, हमें ग्रो करने में मदद करो। अपने डाउट्स पूछो कमेंट सेक्शन में, कुछ अच्छा लगे तो वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले इसके पार्ट के साथ।